गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक और वीडियो लेकर के थर्ड वीडियो इस लेसन का, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया नाम से है। लेसन 2 ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी का ये सेकंड लेसन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और उसका ये थर्ड वीडियो है जो मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, आप सबका मैं अभिषेक तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ और इंग्लिश के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ फ्रॉम क्लास 9th टू 12th। ओके, सीबीएसई की क्लासेस यहाँ पे चलती हैं और रेगुलरली अल्टरनेटिवली मैं आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ इन सभी क्लासेस के। ओके, सो इन लास्ट 2 लेक्चर्स स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में जहाँ हमने जो है हमारे फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिफिकेशंस को, फिजिकल डिवीज़न को पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हमने हिमालयन माउंटेंस को पढ़ा और उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्लासिफिकेशंस को पढ़ा। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर स्टार्ट करने चल रहे हैं। और इस थर्ड लेक्चर में आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो टॉपिक है द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, और जिसको हम नदर्न प्लेन्स कहते हैं या नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करने चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक लंबी चेन होगी वीडियोस की, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है और कोशिश ये होगी कि इसमें मैक्सिमम चीज़ों को कोशिश की जा रही है कि इसमें कंक्लूड किया जाए, इसलिए और इसमें इंक्लूड किया जाए, इसलिए जो है इसलिए वीडियो शायद लंबे हो सकते हैं, 4, 5, 6 चेन्स में या फिर सीरीज़ में आ सकते हैं। पर यू डोंट वरी, यू कीप ऑन स्टडिंग। आई विल ट्राई टू गिव यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन एज मच एज पॉसिबल। ओके, सो जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का सेकेंड, वो है द नदर्न प्लेन्स। ओके, जिसको हम नॉर्थ का प्लेन कहते हैं। ठीक है, सो नदर्न प्लेन्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो भारत के एकदम विशाल मैदान है, ठीक है, जिसका स्ट्रेच बहुत लंबा है। ठीक है, इस विशाल मैदान जो है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो पाते हैं कि ये जो मैदान है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो मैदान है, ठीक है, यहाँ आप अगर मैप में देखें तो बेसिकली ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हो गया हिमालयन माउंटेन पीक्स हो गए या हिमालयन रेंज हो गया, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इधर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा प्लेटू वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद ये जो हिस्से बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ के बाद जो हिस्से बच रहे हैं, ये पूरी लंबी स्ट्रेच जो है ये, और एक पतला सा आसाम में भी इस पूरे लंबे स्ट्रेच को माउंटेन प्लेन्स कहते हैं, जिसको हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और शेड करें तो ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, जिसको भारत का विशाल मैदान कहा जाता है, जहाँ पे दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये पर्टिकुलरली ये क्षेत्र होता है। ठीक है, ये जो एरिया है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोकेशन है ग्रेट प्लेन्स की, विशाल मैदान की, वो कहाँ पे है। वो उसके नॉर्थ में हिमालय है और उसके साउथ में जो हमारा प्लेटू रीजन है वो पड़ता है। तो प्लेटू और नॉर्थ प्लेन के बीच में ही ना ग्रेट प्लेन्स पड़ते हैं, भारत के विशाल मैदान पड़ते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये लोकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं इस चीज़ को कि ये जो मैदान है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। ओके, इसका जो फॉर्मेशन है वो 3 रिवर सिस्टम से हुआ है। ठीक है, एक को हम सिंधु, जिसको हम इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, दूसरा गैंगेटिक रिवर सिस्टम, इसका मतलब गंगा नदी तंत्र, और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, इन तीनों रिवर्स के
ठीक है, कॉन्फ्लुएंसेस से, इन तीनों रिवर्स के लाए गए डिपॉजिट से, ये तीनों रिवर्स हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ जो है जो मलबा लाती हैं, उनको ला करके जब हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय के निर्माण जब हिमालय में एमर्जेंस हो रहा था, उत्थान हो रहा था, हिमालय ऊपर उठ रहा था, तो हिमालय पे जो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक तैथिस सी था, ठीक है, तो जो उसके उसके डिपॉजिट्स थे वो वहाँ से उठ करके आकर के कहाँ पे सेडिमेंट हुए, वो आकर के इन्हीं क्षेत्रों में सेडिमेंट हो गए, ठीक है, ऊपर से आकर के इन्हीं क्षेत्रों में वो सेडिमेंट हो गए, यहीं जम गए। और उसके बाद जो है ये एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ जो नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल सॉइल के जमाव से बना हुआ है, ठीक है, एलुवियल सॉइल के, एलुवियल जमाव, एलुवियल कहते हैं उसको, जलोढ़ मिट्टी, उसके डिपॉजिट से, उसके सेडिमेंटेशन से ये सॉइल बनी हुई है। क्लियर? तो इस तरह से एक विशाल गंगा के विशाल जो है नदी मैदानों का निर्माण इस तरह से भारत में होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम एरिया की बात करें तो जो इंडस रिवर सिस्टम है, आप इसको जानते हैं कि इंडस का 70 से 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, हमें उसका केवल 20% ही पानी मिलता है ना, जो कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। लेकिन इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ठीक है, ये जो 5 नदियां हैं, ठीक है, इन सब के द्वारा जो है, इन्हीं के द्वारा जो है ये इस मैदान का निर्माण हुआ है, जो भारत के मैदान की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें इस मैदान की, तो ये मैदान का जो बाउंड्री है, स्टूडेंट्स, ये वेस्ट में अगर हम बात करें तो रावी रिवर से लेकर के अगर हम इसको वेस्ट में बात करें तो यहाँ से रावी रिवर के आसपास जो पंजाब और उसके पास रावी रिवर और सतलज है, स्पेशली सतलज का प्लेन, ठीक है, रावी और सतलज से लेकर के ये प्लेन ये आगे यहाँ से राजस्थान का कुछ हिस्सा लेते हुए, ठीक है, रावी और सतलज से लेकर के ईस्ट में गंगा की जो माउथ है, गंगा का जो मुहाना है वहाँ तक, ठीक है, फैला हुआ है, जहाँ और इसके अलावा जो है फिर पूरब से जो है ब्रह्मपुत्रा से लेकर के गंगा के मुहाने तक, ठीक है। तो कुल मिला करके सतलज और रावी इधर, उसके बाद बीच में गंगा का मैदान और इधर से ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तो ये तीनों के तीनों जो है पूरे क्षेत्र को कवर करते हैं। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्थ प्लेन की हम बात कर रहे थे, तो देखिए इस तरह से नॉर्थ प्लेन बटा हुआ है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल का जो है एक ये बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से जो डिपोजिशन है एलुवियल का एक वास्ट बेसिन है, लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो है, जो फुट हिल्स मतलब पहाड़ों की ढलान या पहाड़ों के जो पैर वाला हिस्सा होता है, मतलब जहाँ पहाड़ ख़त्म होते हैं, वहाँ फुट हिल्स पे जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स से हिमालय द्वारा लाई गई जो नदियाँ, जो सेडिमेंट्स हैं, उन सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने से, यहाँ पे जमा करने से हिमालय नाम का जो है ग्रेट प्लेन्स जो है बने, ठीक है, और जो कि बहुत ही फर्टाइल प्लेन हैं, दुनिया में अपने आप में बहुत ही विशेष रूप से जाने जाते हैं। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर देखा जाए तो 7.5 क्योंकि 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ओके, ये रिवर जो है वो 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास जो है ये एरिया पड़ता है, ठीक है, इतनी दूर भर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, ये मैदान की जो कुल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, विथ है, वो 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड है, मतलब 240 किलोमीटर से लेकर के 320 किलोमीटर चौड़ा ये मैदान पाया जाता है। ओके ओके, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ओके, ये एक डेंसली
पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, मतलब आप जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे जो है ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड जो है फिजियोग्राफिक एरियाज़ में से ये बिलोंग करता है। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो हैं वो मैदानों में ही पाई जाती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसलिए ये सबसे ज़्यादा व्यस्ततम, सबसे ज़्यादा घने जो है बसे हुए मैदानों में से एक है। ओके, विथ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ठीक है, जहाँ पे एक बहुत ही समृद्ध जो है मिट्टी पाई जाती है, फर्टाइल मिट्टी है, पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई पाई जाती है इस मिट्टी में, एंड फेवरेबल क्लाइमेट इट इज़ एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा एक फेवरेबल क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट पाया जाता है, इट इज़ कल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो एक बहुत ही क्रॉप फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है, और इसलिए एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया जो है ये दुनिया में इस रूप में फेमस है ये, ठीक है, नॉर्थ का जो मैदान है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखते हैं, ये नॉर्थ के मैदानों की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नॉर्थ की ओर से नदियाँ आती हैं, नॉर्थ माउंटेन से, वो नदियों के द्वारा जो है डिपोजिशनल वर्क यहाँ इन्वॉल्व है, डिपोजिशनल वर्क यहाँ चल रहा है, इसकी वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और लगातार ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। सो इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप, जो लोअर कोर्स हैं, जो ढलान वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे एक जेंटल स्लोप है, मतलब स्लोप्स जो हैं वो आकर के कम हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, which results in फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। तो जेंटल स्लोप्स पे क्या हो रहा है कि रिवराइन आइलैंड्स वगैरह भी फॉर्म होते चले गए। अब देखो ये बच्चों, रिवराइन आइलैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो होता क्या है कि जहाँ पे लोअर कोर्स है, कम ढलान वाले क्षेत्र हैं ना, तो जेंटल स्लोप होने के साथ साथ क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, वहाँ पे नदी के पानी की जो रफ्तार होती है वो घट जाती है, और उनके घटने से ना नदी अपने रास्ते में ही छोटे छोटे जो है डिपॉजिट करने लगती है, और वो डिपॉजिट्स जो हैं बाद में रिवराइन आइलैंड्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। रिवराइन आइलैंड्स जो है, अब इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें आता है मांजुली, ओके। ब्रह्मपुत्र रिवर्स में जो है एक सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है पूरे दुनिया का, ठीक है। तो जब कभी भी दुनिया में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा रिवराइन मतलब नदी से निर्मित, नदी से बना हुआ आइलैंड कहाँ पाया जाता है, तो नदी से बना सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो इंडिया में आसाम में पाया जाता है, माजुली कहते हैं उसको। तो वो माजुली आइलैंड जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता है। इसको आप यहाँ पे समझेंगे बच्चों कि जब रिवर्स यहाँ से जो है, जिसको हम आज यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, एक रिवर सांगपो कहते हैं, ये जो सांगपो है जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये सांगपो रिवर, तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, और जब ये यहाँ से, यहाँ नामचा बारवा नाम का माउंटेन है, जब ये इस माउंटेन से जो है ऐसे साउथ की ओर मुड़ती है नदी ना, और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो इस नदी को फिर यहाँ पे अलग नाम दे देते हैं, दिबांग बोलते हैं, और जैसे ये आसाम में एंटर करती है इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। तो आसाम में आने के बाद थोड़े स्लोप जेंटल हो जाते हैं इसके, और यहाँ पे छोटे छोटे नदियों में ही आइलैंड्स बन जाते हैं। तो जब ऐसे एक बहुत बड़ा आइलैंड जहाँ पे लोग रहते हैं, हैबिटेटेड आइलैंड है दुनिया का, उसको माजुली कहा जाता है, ठीक है। माजुली आइलैंड जो है उसे कहा जाता है। तो ये हो गया माजुली आइलैंड के बारे में डिटेल, ओके। आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद ये आपने यहाँ पे कवर कर लिया, क्लियर। सो द रिवर इज़ इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स। नदियाँ जो होती हैं अपने लोअर कोर्स में कई चैनल्स में डिवाइड हो जाती हैं, कई हिस्सों में बढ़ जाती हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट,
ओके, सिल्ट के अपने अपने डिपोजिशन की वजह से वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है। सो दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, तो ये जो रिवर्स जो होती हैं, जब ये इस तरह से अपने लोअर कोर्सेस में जाती हैं तो कई ऐसे चैनल्स में बढ़ जाती हैं। तो इन सभी चैनल्स को जो एक ब्रांच की तरह ऐसे निकल जाती हैं नदियों की मेन रिवर से, उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं नदियों की होती हैं, जो उसके पानी को कहीं और जगह पे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में बट करके उसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आगे बढ़ते हैं। नदन प्लेन जो होता है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है ऑफ द नदन प्लेन इज़ रिफर्ड एज द पंजाब प्लेन। वेस्टर्न पार्ट को पंजाब प्लेन कहा जाता है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि इंडस और उसकी सहायक नदियाँ, जैसा मैंने कहा, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, ठीक है, इन सब नदियों के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इस मैदान का असर सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है, क्योंकि इंडस रिवर पंजाब से कम और उधर से कम और पाकिस्तान से ज़्यादा बहती है, तो इसलिए अधिकतम उसका हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस है और जो उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि झेलम हो गया, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ओरिजिनेटेड इन हिमालयाज। ये नदियाँ कहाँ निकलती हैं? ये हिमालय से निकलती हैं। दिस सेक्शन इज़ ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स ना। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली दोआब मैदानों से डोमिनेटेड होता है। दोआब का मतलब होता है जहाँ पे 2 रिवर्स आकर के मिलती हों, ठीक है, उसको हम दोआब कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना आके मिलती है, तो उसको गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो दोआब का मतलब यहाँ बेसिकली और आप समझ सकते हैं, दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स मीनिंग वाटर। सो सिमिलरली पंजाब, जैसे पंजाब कहते हैं, तो बच्चों पंजाब क्या है? पंजाब एक 5 रिवर्स का आब है। पंजाब, पंच मतलब 5 और आब मतलब वाटर, तो 5 नदियों से पंजाब बना हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो है इस हम प्लेन के बारे में स्टडी करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गंगा प्लेन, इसके बाद जब हम बात करते हैं तो पहले हो गया सतलज इंडस प्लेन्स, जिसमें उसके ट्रिब्यूटरीज मैदान बनाती हैं भारत के वेस्टर्न हिस्से में। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की। गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड ओके, सो ये हम लोगों ने जो है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के बने रिवर प्लेन्स को पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं गंगा प्लेन। ओके, गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। ओके, घग्गर जो है जो गंगा प्लेन के स्टार्ट होने से पहले, और इसके अलावा तीस्ता जो मैंने बताया था कि जो हिमालयन जो बेसिकली जो है सिक्किम के पास पड़ता है, तो वहाँ पे गंगा प्लेन जो है समाप्त होती है। तो इनके बीच में गंगा प्लेन जो है पड़ती है, ठीक है, वो तीस्ता निकलती है उधर से, बाकी आती है वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ओके, अगर देखा जाए तो ये जो स्प्रेड है इसका वो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में है, लाइक हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पर्टिकुलरली आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, तो इन सब स्टेट्स में यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसके अलावा ईस्ट पर्टिकुलरली ईस्ट में जो है वो आसाम में ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए, ब्रह्मपुत्र के द्वारा डिपॉजिट किए गए मैदान जो है बने हुए हैं। ओके, सो नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। ओके, नदर्न प्लेन्स को जनरली एक फ्लैट लैंड के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, एक सपाट मैदान के रूप में, विथ नो वेरिएशन, जिसमें कोई वेरिएशन रिलीफ फीचर्स में मतलब ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं होता है, रिलीफ फीचर्स में कोई वेरिएशन नहीं होता है। इट्स नॉट ट्रू,
ऐसा सच नहीं है, ठीक है। मतलब कि लोग जो कहते हैं कि वेरिएशंस कोई नहीं पाता प्लेन के रिलीफ में, तो ऐसा नहीं है। रिलीफ मतलब होता है कि लैंड फीचर ना उसमें फ्लैट एकदम होता है, ये भी जो है सही नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इनके भी अपने बहुत सारे रिलीफ फीचर्स होते हैं, बहुत सारे लैंड फीचर्स होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर, तो जो वेरिएशंस हैं रिलीफ फीचर्स में, उसके अनुसार नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जो नॉर्थ का मैदान है ना, उसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, उसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, ओके। अगर इसको देखा जाए तो हम उसको 4 ऐसे क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट, पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक, ठीक है। जो रिवर्स हैं आफ्टर डिसेंडिंग, अगर देखा जाए किस तरह से डिवाइड करते हैं, तो जो रिवर जब नीचे डिसेंड होती हैं माउंटेन से, डिपॉजिट पेबल्स, सबसे पहले क्या होता है कि नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े डिपॉजिट्स लाती हैं, पेबल्स लाती हैं, पत्थर टुकड़े लाती हैं, वो डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। वो डिपॉजिट कर देती हैं पेबल्स इन नैरो बेल्ट, पतली सकरी ऐसे बेल्ट में जो है वो डिपॉजिट कर देती है, लगभग 8 से 16 किलोमीटर के आसपास चौड़ी होती है ना। और जो शिवालिक के पैरेलल होती है, शिवालिक माउंटेन्स के पैरेलल होती है, इसको भाभर कहा जाता है, ठीक है। आप इन मैदानों के टाइप्स को ध्यान से सुनिए। 4 टाइप से मैदानों को बांटा जाता है। उसमें पहला क्या है, भाभर कहलाता है, जहाँ बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, डिपॉजिट होते हैं, जो पतले सिल्ट नहीं होती हैं, पतली पतली बारीक महीन बजरी की तरह मिट्टी नहीं होती है, केवल मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको हम भाभर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर इन दिस भाभर बेल्ट, भाभर में आने के बाद नदियाँ तो आती हैं, लेकिन यहीं पे डिसअपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, मतलब नदियाँ यहाँ से अंडरग्राउंड बहने लगती हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। South of its belt, this belt streams rivers re-emerge and create wet, swampy and marshy region, ठीक है। इसके बाद फिर नदियाँ सामने आती हैं, ऊपर आती हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो है यहाँ पे करती हैं, ठीक है। वो जो क्षेत्र होता है जो यहाँ डिपॉजिट करती है, इसके बाद से उसको जो है वो दूसरे तरह के मैदान, उसको तराई कहते हैं, तराई हिंदी में उसको तराई कहते हैं, तराई और तराई, ठीक है। तो ये जो हैं ये पहाड़ों के ढालों पे सबसे पहले भाभर बनता है, उसके बाद तराई मैदान, उससे पतले पतले डिपॉजिट हो जाते हैं, और कीचड़ पानी के साथ में दलदली क्षेत्र होते हैं, स्वैम्पी होते हैं और मार्शी होते हैं ना, कीचड़ दलदल पानी ये सब चीज़ों लेकर के उसको हम तराई कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तराई के मैदानों को, तो आप कभी जब बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश में ही देखिए, तो उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले ज़िले हैं, जैसे उधर से आप बात करिए लखीमपुर खीरी से ना, लखीमपुर खीरी हो गया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, ओके, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, ठीक है। इसके साथ साथ उधर आगे बढ़ेंगे तो कुशीनगर ना, गोरखपुर, ये सभी एरियाज़ ज़िले क्या हैं, ये ऐसे ही ज़िले हैं जो बेसिकली क्या हैं, तराई मैदानों के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो ये सेकंड जो क्योंकि नदियाँ यहाँ आकर के मैदान शुरू करती हैं यहीं से, तो ये दलदली क्षेत्र भी होते हैं यहाँ पे, तो इसको हम तराई मैदान कहते हैं। इसके बाद जो है दिस वॉज स्ट्रिक्टली फॉरेस्टेड रीजन, अगर इसको देखा जाए तो क्या होता है कि आगे बढ़ के देखिए तो दिस वॉज ट्रिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो क्योंकि दलदली क्षेत्र होते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्टेड रीजन्स होते हैं जहाँ ढेर सारी वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। जैसे आप जंगलों की बात करते हैं ना, जब आप लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो वहाँ आपको जो है फॉरेस्ट कवर वगैरह देखने को मिलता नहीं है। जब आप भारत के जो है दुधवा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएटेड एग्रीकल्चरल लैंड एंड सेटल माइग्रेंट्स, यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर करके यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया गया, माइग्रेंट्स को सेटल किया गया जो पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के बाद, उन लोगों को यहाँ ला करके बसाया गया, ठीक है, इन मैदान के क्षेत्रों में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया ना, लोकेट दुधवा नेशनल पार्क
इन दिस रीजन। तो दुधवा वैसा ही एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो, ठीक है, लखीमपुर खीरी वाला एरिया। तो ये दो तरह के मैदान हम लोगों ने पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन इज़ फॉर्म्ड। जो नदर्न प्लेन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है फॉर्म होता है ओल्डर एलुवियल्स के द्वारा, पुरानी तरह के एलुवियल सॉइल्स के द्वारा फॉर्म होती हैं, तो इसको हम ओल्डर एलुवियल्स कहते हैं, ठीक है। तो जो ओल्डर एलुवियम्स होते हैं, ठीक है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर्स। ओके, तो क्या होता है कि ये जो एरिया होता है ना, बेसिकली एलुवियल जो ओल्डर एलुवियम का एरिया होता है, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। जो फ्लड प्लेन्स होता है रिवर का, उनसे थोड़ा ऊपर होता है ऊंचाई में ना। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो जो हमने देखा तराई के बाद थोड़े से ऊंचे होते हैं, उसके बाद फिर नीचे प्लेन दूसरे होते हैं। ये जो ऊंचे वाले हिस्से होते हैं, इन्हीं को प्लेन्स को कहा जाता है ओल्डर एलुवियम कहा जाता है, ठीक है। एंड प्रेजेंट्स टेरेस लाइक फीचर्स, और एक टेरेस, एक छत की तरह फीचर्स दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे, थोड़ी ऊंचाई होती है। सो दिस पार्ट ऑफ द प्लेन इज़ नोन एज भांगर और बांगर। ओके, इस पार्ट ऑफ प्लेन को बांगर कहते हैं। तो बांगर इसको कहा जाता है, ये एक ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट कहलाता है, ठीक है। अब इसी का एक काउंटर पार्ट होता है द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कुरस डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है कि एक जिसको कैल्शियम टाइप की जो है डिपॉजिट्स होती हैं, बहुत लंबे समय से इसमें पानी नहीं आने से ना, ये थोड़ा सा कैल्कुरस डिपॉजिट्स होती हैं, थोड़े बड़े बड़े लोकली इसको कंकड़ कहते हैं, बड़े बड़े कंकड़ की तरफ बन जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे चूने की जैसे मिट्टी अगर होती है, पानी उसमें जाता है तो वो गल जाती है, तो उसमें कंकड़ ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो वैसे ही ये ना, चूना तो नहीं होती, लेकिन ये कैल्कुरस मिट्टी होती है, कंकड़ टाइप का उसमें दिखाई पड़ते हैं ओल्ड डिपॉजिट्स में। आपको बता दें बच्चों, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, मोगरा का क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है आपका ना, जो नदियों से दूर हैं, वो क्षेत्र जो है वो बांगर का ही क्षेत्र है, ठीक है, वो बांगर है। और यहाँ हम लोग बांगर एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इलाहाबाद की हम बात करें तो इलाहाबाद का जो एरिया है वो बांगर नहीं है, जो क्लोज टू गंगा एंड यमुना है, ठीक है, वो बांगर नहीं है। वो क्या है उसको आगे बताने चल रहे हैं हम लोग। सो द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो फोर्थ पार्ट होता है इस प्लेन का, ठीक है, इस प्लेन का जो फोर्थ पार्ट होता है, इसको खादर कहा जाता है। खादर क्या होते हैं? ये न्यू एलुवियम सॉइल्स होती हैं, नए जमाव होते हैं एलुवियल सॉइल्स के ना। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। ये हर साल जो है रिन्यू होते हैं, हर साल बाढ़ आती है। जैसे आज देखें आप ना, जो बिहार का क्षेत्र है जहाँ बाढ़ आती है हर साल, जहाँ बंगाल में बाढ़ आती है, जहाँ पे पंजाब में बाढ़ आती है, तो वो सब एलुवियम क्षेत्र है, न्यू एलुवियम, उसको हम खादर कहते हैं। ओके, दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और सघन खेती के लिए ना, लगातार खेती के लिए सबसे आइडियल सॉइल होती है सबसे ज़्यादा ना। जैसे बलिया का हो गया, जो घाघरा हो गया उत्तर प्रदेश में, गंडक हो गया, ये सब जो नदियाँ बहती हैं, इन सब के नदियों के द्वारा हर साल बाढ़ आता है। तो जो तराई वाला क्षेत्र है वहाँ हर साल नई नई मिट्टी जम जाती है, तो उसको हम न्यू एलुवियम सॉइल कहते हैं। तो ये दोनों में डिपॉजिट में, इलाहाबाद के क्षेत्र में आसपास में बाढ़ की स्थिति होती है तो नई नई सॉइल जो है नदी फिर से जमा देती है, तो उसको हम न्यू एलुवियल सॉइल कहते हैं, और वो होता है खादर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका डिटेल, 4 टाइप के आपने सॉइल्स पढ़े, प्लेन्स पढ़े ना। इसमें से फर्स्ट था जिसको आपने भाभर कहा, जो कंकड़ पत्थर बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ था। नदियाँ यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, उसके बाद दोबारा एमर्ज होती हैं तो तराई बनाती हैं, दलदली क्षेत्र, स्वैम्पी एंड मार्शी। उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ती हैं तो थोड़ी सी ऊंचाई हो जाती है रिलीफ में, रिलीफ फीचर्स में, और क्या होता है कि थोड़े ऊंचे मैदान बन जाते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं बांगर कहते हैं। तो बांगर जो थोड़े से ऊंचे होते हैं तो वहाँ नदियाँ बार बार डिपॉजिट नहीं करती हैं, तो पुराने एलुवियल सॉइल बोले जाते हैं। उसके बाद जो है फिर थोड़ी ढलान नीचे होती है रिलीफ फीचर्स में, और नदियाँ वहाँ पे हर बार पहुँचती हैं, बाढ़ लाती हैं और नई नई मिट्टी जम जाती है, तो उसको न्यू एलुवियम सॉइल कहते हैं और उसको खादर कहते हैं। तो ये कुल 4 हो गए, और इसी के साथ जो है इस टॉपिक का भी समाप्ति हो गया। स्टूडेंट्स, आपको ये मैदान के बारे में मैंने डिटेल बता दिया। आपको ये कैसा लगा, कैसी वीडियो आपको कैसी लगी, ये डिटेल्स आपके लिए कितने फ्रूटफुल हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए।
और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो को आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी आगे और वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग डिटेल्स लाता रहूं। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे वीडियोस को, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। और इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में एक और फीचर पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में पढ़ते नज़र आएंगे। ठीक है, टिल देन स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट करिए, कल फिर आपको वीडियोज़ प्रोवाइड होंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।